नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम देखेंगे कि हम किसी भी स्टॉक को किस प्रकार से पिक करते हैं। क्या उसी प्रकार से हम किसी इंडस्ट्री को पिक कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम लोग स्टॉक को लेते हैं कि वो स्टॉक है अच्छे लेवल पे होना चाहिए, तो हम लोग कैसे पहचाने कि हमें किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। सेक्टर भी तो अच्छा होना चाहिए ना, कि सेक्टर है वो बुलिश है कि नहीं। मान लीजिए मैंने आईटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो सेक्टर है वो बियर जोन में बैठा है, अभी कब ऊपर आएगा कब नीचे आएगा पता ही नहीं चल रहा, वहाँ पर वहीं पर घूम रहा है। उसके जो फेनोमेना है वही प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नहीं हो रहे हैं पूरे, तो फिर वो सेक्टर चलता नहीं है। चलता नहीं है तो आपका जो पैसा होता है ना, जो मनी होती है वो ब्लॉक हो जाती है वहाँ पर। अब ब्लॉक हो गया तो फिर आपके पास में वो पैसा नहीं आएगा। इससे लिए सबसे अच्छा क्या है, हम कैसे उस सेक्टर को निकाले जल्दी से। सब लोग क्या करते हैं कि उसमें सेक्टर में फटाफट फटाफट स्कैनर यूज़ करते हैं। हाँ, स्कैनर हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, लेकिन स्कैनर लगाएंगे और करेंगे इतने में तो 10 क्लिक के अंदर आप अपने सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर उसके स्टॉक्स को काम करा सकते हो। तो विद इन 1 मिनट में ये सब चीज़ें हो जाती है। आप 1 मिनट में किस प्रकार से निकालोगे वे मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, कि आप इस प्रकार से देखो क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे मान लीजिए पहले आप ये देखो सिनेरियो, क्या करना है आपको, निफ्टी का चार्ट लगाना है। ठीक है, अब निफ्टी का चार्ट लगा के आप इसको वीकली चार्ट के ऊपर लेकर आ जाओ। ठीक, वीकली चार्ट के ऊपर आप बस थोड़ा सा मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। आप वीकली चार्ट के ऊपर जैसे ही यहाँ लेकर आओगे तो आपको एक सिनेरियो दिखाई देगा कि वीकली चार्ट पर ये किस प्रकार का मूवमेंट दे रहा है। जिससे भी चार्ट की रीडिंग आ रही है, जिसे चार्ट का एनालिसिस आता है, वो इस प्रकार से इसको एनालिसिस करेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ ये हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है। इट्स पॉसिबिलिटी कि इट विल गो अपसाइड एंड ये नीचे भी आ सकता है। ऐसा कोई नहीं है रात को कोई और बैड न्यूज़ आ जाए तो ये नीचे भी आने में टाइम नहीं लगाता है। लेकिन यदि वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो ये यहाँ पर रुका हुआ है, किसी न किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है। ये 24,400 का जोन है, जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये छूटेगा नहीं यहाँ से। तो 24,400 का जोन ऊपर निकले तब जाके, तो ये आपका एक बेसिक प्रिडिक्शन हो गई। इसे आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म के ऊपर भी आप देख लोगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, अपना ट्रेंड ग्राफ आईसीटी लगा लेना है। बस आपको ये लगा के देखना है कि ये क्या ये वीकली चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन में बुलिश में है ना जी ना। वीकली चार्ट के ऊपर ये बियरिश जोन में बैठा है और अभी इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि ये दिन और रात में ऐसे भागने लगे। वो स्ट्रेंथ इसमें नहीं है। चाहे ये जितना हाथ मार ले यहाँ से, जब तक इन लाइनों के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट उतना सेंटीमेंट का बुलिश नहीं देगा वीकली चार्ट के ऊपर। और जिस दिन ये इस प्रकार से वीकली चार्ट के ऊपर निकल गया एक बार, उसके बाद में ये रुकने वाले में नहीं है। एक बार ऊपर जाएगा फिर निकलेगा। तो मुझे लगता है अगस्त के मिड तक ये एक बार सेंटीमेंट को ठीक से समझ पाए कर पाए तब देखा जाएगा। फिर ऐसी रैली होती है इसमें एक बार वीकली चार्ट पे चलने। तो हम 1 डे के चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं, क्या ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, पर मार्केट का जो सिनेरियो इंटरनली है वो जियो पॉलिटिक्स की वजह से स्ट्रोंग नहीं बन पा रहा है, इसलिए ही मार्केट गिरा हुआ है। तो ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट बेरी जोन में है, पर 1 डे के चार्ट के ऊपर यहाँ ग्रीन सेंटीमेंट देकर हमें ये बता रहा है कि ये वीकली चार्ट को वापस डिफीट करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो आज नीचे गैप डाउन होता है लेकिन इसको तोड़ के नीचे नहीं जाता। अब ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट है वो बुलिश है, अपसाइड चलने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग नए नए सेक्टर्स में देखें कि अपने वो किस लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है या किस लेवल पे कौन सा स्टॉक खरीदना है। तो मेरे सामने आईटी का ये खुला हुआ है। क्या आईटी हमारे सामने यहाँ पर बुलिश है? कहीं कोई बुलिश नहीं। आईटी ने अपना बॉटम बनाने की कोशिश करी है। ये बॉटम जोन है आईटी का बहुत अच्छा। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है, बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म प्लेयर है, जिनको 5 साल 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रखना है, उन लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लाइफ टाइम की। बेस्ट अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम की। इसके बाद में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कि कोई चीज़ 46,000 से लेकर यहाँ तक ड्रॉप हो गई 29, 26, 28,000 तक, और ये 26,000 तक आ गया। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक्स है वो आपको 50% 60% तक डाउनफॉल में मिल जाएंगे। कुछ स्टॉक तो 60-70% तक नीचे आ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना, कुछ स्टॉक। लेकिन आप उनमें से आपको सिलेक्ट नहीं करना जो 70, 80, 90 पे पहुँच गए। आप उनमें से सिलेक्ट करो जो कि अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बेस्ट लेवल पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंटिन्यू क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, जिनका
अभी भी प्रॉफिट है, वो किसी भी मुश्किल में रुक नहीं रहा है, वो भी हमेशा ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, डेप्ट है वो जीरो की तरफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके एक्सपेंस कंट्रोल में है और सारी चीज़ें कंट्रोल में, वो सब चीज़ें मॉडिफाई करके चल रहे हैं। ऐसी कंपनियों को हमें चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उनको कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं और कैसे उसमें से भले तरीके से इन सब चीज़ों को निकालें। तो हम पहले क्या करते हैं, सेक्टर को चूज़ कर रहे हैं। हमारे पास में सेक्टर को चूज़ करने का ये आइडिया है कि हम लोग सेक्टर को चूज़ करें यहाँ पर। तो IT तो क्या हो गया, फेल हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए ये पास है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए मुझे क्या करना है, मेरे पास मान लेते हैं कि 1 CR का कैपिटल, 1 करोड़ का कैपिटल है। मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ कि मैं 30 लाख के 3 पेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं 10 लाख को हेजिंग के लिए रिजर्व रखता हूँ। मेरा यही आइडिया होता है। तो अब क्या करना है, 3 लाख मान लो मेरे को किसी में डालना है, लाइक एग्जांपल मैं किसी को 22 शेयर की नहीं कर रहा हूँ, मुझे TCS खरीदना है तो मैं 30 लाख का खरीदूंगा, मुझे परसिस्टेंस खरीदना है तो मैं 30 लाख का खरीदूंगा। जो 10 लाख बचते हैं ना, मैं उनसे उसको हेजिंग करने के लिए काम में लूँगा कि कैसे जैसे करके हेज काम में ले लिया जाए और उसमें वो यदि मार्केट रिवर्स हो जाता है तो मुझे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए उस जोन को बचाए रखना है। तो इस प्रकार से जिनके पास में जो ट्रेडिंग पर्पज से काम करते हैं कि मेरे को 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 4 से 5 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और मैं उसमें से एक अच्छा कैपिटल प्रॉफिट निकालता जाऊं, फिर रोल ओवर कर दूं, फिर दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर दूं, फिर वहां से 4 से 5 या मैक्सिमम एक वीक के लिए रखूं, वहां से 5 से 4-5% निकालूं, फिर मेरे को 1 वीक में दूसरे में निकल जाए, फिर 2-4-5% निकालूं, फिर मेरे को 1 वीक में, हर वीक में उनको 2-4% चाहिए। तो कई बार क्या होता है 2-4% एक दिन में आ जाता है, कई बार तो वो 0% के ऊपर भी रहता है। तो इस प्रकार की हमें कौन सा स्टॉक निकालना है, वो स्टॉक के लिए सेक्टर अच्छा होना चाहिए, वो देखते हैं अभी। तो हमारे पास IT फेल हो गया, निफ्टी 500, अब ये है हमारे पास में निफ्टी 100 का, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का, या दैट्स गुड। देखो यहाँ पर निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये एक क्लियर कट आपको ये कह रहा है कि मैं अभी यहाँ ऊपर जाने की फिराक में हूँ, यदि मैं 50 पॉइंट और ऊपर रह जाता हूँ तो मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बुलिश हो जाऊँगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी स्टॉक्स होंगे वो भी बुलिश हो जाएंगे और उनमें भी ये सेम सिनेरियो, सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि पूरा सेक्टर ही अच्छे लेवल के ऊपर आपको बुलिश सेंटिमेंट में मिलेगा। तो फिर हम उसमें भी क्या करेंगे, जब ये वीकली चार्ट के ऊपर इस प्रकार का सेंटिमेंट दिखाता है, कोई भी सेक्टर हो, यदि वीकली चार्ट पर अपने लेवल पे अपने इस ट्रेंड क्राफ्ट के ऊपर एक बार आ गया तो आप किसी भी कंडीशन में उसको देख लो कि वो इस प्रकार से ही, सॉरी दोस्तों, इस प्रकार से मोमेंट देता है। यहां पर देखो ये मोमेंट आए हुए ना, ये वीकली चार्ट के ऊपर अपसाइड में मोमेंट आने पर ही होते हैं, लेकिन यहां पर है कि आपके पास में कोई बैड न्यूज़ नहीं है, नहीं तो ये सेक्टर भी गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये प्राइस एक्शन के बिहेवियर में देखो आप कि ये क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है यहाँ पर जो कि ऊपर की तरफ जाकर ब्रेकआउट लेने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। तो ये सेक्टर क्या है, ये गुड है, गुड ही है, एक्सीलेंट नहीं है, केवल गुड है, क्योंकि ये अभी इसके ऊपर क्लोजिंग देगा इस वीक के अंदर, तब हमारे लिए ये एक्सीलेंट बनेगा, फिर इसमें से स्टॉक निकाले जाएंगे। तो हमने एक तरफ नोट कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और IT को हमने केवल बहुत लंबे टाइम के लिए रखा है, शॉर्ट टर्म के 1 वीक 2 वीक वाले उसमें नहीं मिलेंगे हमें। ये कौन सा सेक्टर है, निफ्टी एनर्जी सेक्टर, ये एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पे, ये इन्वेस्टमेंट के जोन में इसमें निकाला जा सकता है, ऐसे निकाला जा सकता है। रियलिटी सेक्टर ये भी ठीक है, ये अभी रिटेस्ट करने आएगा नीचे, उसके बाद निकल जाएगा, क्योंकि अभी ग्रीन बनने स्टार्ट हुआ है और मेरे हिसाब से इसने 61% अपना रिट्रेसमेंट भी पूरा किया है। यहाँ से यदि मैं ड्रॉ करूँ फिबोनाची तो ये लो परफेक्ट 100% एंट्री जोन के ऊपर आके गया है बेचारा। यहाँ तक देखो, यहाँ से भागने के बाद वापस अपना 61% 50% सारा तोड़ता हुआ एक के बाद आया है। सबसे अच्छा गोल्डन रेशियो यही होता है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक अब तक लगभग 10-12-15% तो रिटर्न दिया भी है इसने। तो जिन्होंने फिबोनाची का वीडियो नहीं देखा मेरा, जाके फिबोनाची का वीडियो देख लीजिए, आपके लिए वो बहुत हेल्प करेगा। फिबोनाची वार्सिटी लोसल आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक से बढ़कर एक 2-3 वीडियो मिल जाएंगे, दोनों तीनों देखो तो आपकी आंखें स्कैन करने लगेगी, जैसे मैंने अभी स्कैन किया। मैंने इससे पहले नहीं देखा है इसको, मैं डायरेक्ट वीडियो बनाने के लिए स्क्रीन खोलता हूँ, टॉपिक सोचता हूँ और फिर बनाता हूँ। यहाँ पर ये क्या रियलिटी सेक्टर डन है, इसमें भी किया जा सकता है, इसके स्टॉक्स में निकाला जा सकता है। ये मिड कैप स्टॉक्स है, इनमें 100% ये अच्छे चल रहे हैं तो मिड कैप वालों में निकाला जा सकता है। ये फाइनेंशियल सर्विस है, अभी लड़खड़ा रही है। फाइनेंशियल सर्विस ना ऊपर जाने जैसी ना नीचे जाने जैसी, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है और बियरिश भी है।
अब दोनों कंडीशन कैसे हो सकती है? जब तक ये इस पाइपलाइन के अंदर घुसी हुई तब तक इसका कोई क्रियाक्रम नहीं होने वाला, और जिस दिन ये इसके ऊपर निकल के ग्रीन हो गया तो फिर देखो ऐसे निकलता है पूरा फाइनेंस सेक्टर भी। तो ये इस ट्रेंड क्राफ्ट के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू में लगेगा ट्रेंड क्राफ्ट। अब आपके पास ट्रेंड क्राफ्ट, कल किसी का कमेंट आया था कि हम ट्रेंड क्राफ्ट कैसे लगाएं। अरे ट्रेंड क्राफ्ट आपके लिए ये 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ईएमए है, और ईएमए नहीं लगा सकते तो एसएमए लगा दो, 1-2 रुपए का फर्क पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाई एंड लो 2 लाइनें लगती है इसके अंदर। तो ये ट्रेंड क्राफ्ट ने क्या किया है, बस इतना ही किया है, जो 48 ईएमए है वो वहां पर 2 लाइनें होती है ऐसे, उनको केवल ग्रीन और रेड सिग्नल में बदल दिया है और कुछ नहीं किया इसने एक्स्ट्रा। सेम टू सेम वो के वो ही है, एज इट इज़ वैसे ही है। अभी आपको दिखा देता हूँ लो में, तो कंफ्यूजन नहीं रहे। ये लो, ये मैंने 48 ईएमए लगाया तो 48 ईएमए जस्ट इसके ऊपर ही आया, लेकिन ये ग्रीन और रेड में नहीं कन्वर्ट होता। क्यों? क्योंकि 48 ईएमए एक साइड चलता है, तो ट्रेंड क्राफ्ट में कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो जब बनाया गया तो मैंने, बनाने वाले ने 20 एसएमए पे बनाया था अलग स्टाइल में, लेकिन उसको मॉडिफाई कर लिया अपन लोगों ने, तो हमारे लिए वो यूज़फुल हो गया। तो आप लोग ऐसे ही यूज़ करके देख लो ना किसी चीज़ को, तो वो आपके लिए बेस्ट काम कर जाएगी। तो फाइनेंशियल सर्विस को हमने साइड में रख दिया। ये कौन सा पीएसयू बैंक, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। पीएसयू बैंक ने भी अपना रिट्रेसमेंट मेरे को लगता है 61% या 61% इसने भी कंप्लीट किया ही है अपना। 100% 50 के आसपास तो आया ही होगा, नो डाउट 61 भी हो जाए। ये लो 61% इसने भी अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है। जब ये 61% वीकली चार्ट पे रिट्रेसमेंट कोई चीज़ कंप्लीट करती है नीचे से ऊपर जाके, तो फिर वो बेस्ट लेवल पे होता है, बेस्ट होता है। आने वाले टाइम के लिए वो रिटर्न देगा ही देगा, उसमें सेक्टर चलेगा। सेक्टर चलेगा तो जब स्टॉक चलेंगे तभी तो सेक्टर चलेगा, बेसिक सी चीज़ है। सेक्टर चलेगा तभी, जब ये सेक्टर तभी चलेगा जब स्टॉक चलेंगे, और स्टॉक तभी चलते हैं जब वो एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेता है। अब देखो ये हेल्थी रिट्रेसमेंट कहाँ से क्रिएट होगा, इसने यहाँ पर क्या किया, ये पहले एक जोन बनाया, देखो यहाँ से 1, फिर ये 2, फिर 1 और फिर 2, और फिर वापस ये निकलने के लिए तैयार है। तो अब ये जोन है ना, ये भी तो अपना रिट्रेसमेंट पूरा करके गया था यहाँ से, ये भी तो 61% के आसपास आ रहा है, ये 50% के आसपास आया, ये 50% पर आ गया। मैं इसको यहाँ से निकाल दूं कि यहाँ से लेकर ये 61% के आसपास आ गया, तो परफेक्ट जोन की एंट्री है ना। जो चीज़ फंडामेंटल पे शेयर बैठती है वो बैठ रही है। तो पीएसयू भी डन है, एक हमारे पास रियलिटी था, दूसरा हमारा पीएसयू है, तो दोनों सेक्टर डन हो गए। इस प्रकार से आप सेक्टर्स की एनालिसिस करो, स्कैनर में टाइम पास मत करो, थोड़ा सा चार्ट को ब्यूटीफुल, उसका ब्यूटी को देखो चार्ट की। कमोडिटी जो है इंडेक्स, निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स, वो भी देखो अच्छे लेवल पे चल रहा है। आप कमोडिटीज़ को देखिए, बजाज फाइनेंस, ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ स्टॉक आ गया। मैं स्टॉक की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारी गाइडलाइन में नहीं आता है, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक आप निकालते हो तो उसे एक बार वीकली चार्ट के ऊपर इस प्रकार से एनालिसिस करके देख लिया करो कि यदि वो आपके वीकली चार्ट के ऊपर इस प्रकार के जोन में आ जाता है ना, जैसे ये 61% पे आता है, तो यहाँ पर ये कौन सा एसबीआई बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, जिसके पास, जो कि ज़्यादा एज वाले हैं, ज़्यादा एज मतलब जिनके पास में 50+ की एज है। मैं उन लोगों के पास कहूँगा कि आपके पास में 50+ की एज है, आप इस प्रकार के बैंकों में, या हालांकि मैं किसी भी प्रकार की बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ओपन व्यू दे रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ की, कि आप यहाँ पर हाई रिस्क नहीं रख सकते, क्योंकि आपको मनी की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले फ्यूचर में। अब ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर आपके लिए सबसे क्या होगा, लेकिन जिसमें कोई नुकसान होने के चांस नहीं हो, तो फिर जैसे एसबीआई बैंक है, ये बहुत अच्छा बैंक है और बहुत बढ़िया बैंक है, और इंडिया का लार्जेस्ट लेवल लेकर चलता है, इसके बराबर कोई है ही नहीं बाकी सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप ऐसे जोन ढूंढा करो, उसमें इन्वेस्ट करना हो आपको लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप ऐसे ढूंढो कि ये 61% वीकली चार्ट के ऊपर कब आ रहा है। साल में 1 या 2 बार आएगा ही आएगा, ऐसा चांस होता है, साल में 2 बार ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा साल में 2 बार से ज़्यादा। अभी आप देखो, मैं पहले रिकॉर्ड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो जोन है यहाँ पर 2023 से लेकर ये 25 के बीच में, ये कब आया, यहाँ पर 2024 में ये एक जोन आता है, तो यहाँ से लेकर ये 61% पर आ गया एग्जैक्ट। उसके बाद में 2024 से लेकर 2026 के बीच में वापस ये आया है यहाँ पर। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो इस प्रकार से, तो आप अपना लेवल पहले ही निकाल के रख लीजिए
कि मैं इस लेवल के ऊपर जब भी आएगा तो मैं आए या नहीं आए, मेरा 50% के ऊपर 50% कैपिटल चला जाएगा, इसके ऊपर जो बचा हुआ कैपिटल है 900 रुपये पर या 893 रुपये पर मैं अपना सारा 100% इन्वेस्ट कर दूंगा। फिर आपको देखना ही नहीं है उसको, ओपन करके शांति से बैठ जाओ थोड़े टाइम के लिए। तो इस प्रकार से जब जो उसके पास में कैपिटल रिस्क कम होती है, जो बिलो 30 वाले एज है, जो बिलो 30 वाले हैं, वो लोग अपने उन स्टॉक्स में लगाओ जिनके IPO आ रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में मल्टी बैगर हो जाएंगे। अब कैसे मल्टी बैगर होंगे? उनका फंडामेंटल स्ट्रोंग होना चाहिए। 3 से 4 लाख करोड़ की कंपनी तो होनी चाहिए। आप किसी 5,000 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट कर दो तो उसका भरोसा नहीं है कि वो कब दिवालिया हो जाए, इस चीज़ को ध्यान रखना। उनके एसेट वैल्यू 3-4 लाख करोड़ के होने चाहिए, उनका क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए, उनका सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखना। और बहुत अच्छे IPO आ रहे हैं आजकल, छोटे मोटे IPO नहीं आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक मेरे दिमाग में आ गया कि मैं आपको ये बताऊं कि जो 30 से 40 के बीच में है उनका अलग है। बिलो जो 30 वाले हैं, बिलो 30 चाहे 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का, कितना भी हो, बिलो जो 30 वाले हैं, बिलो 30, उनके लिए अलग पर्पज होता है। 30-40 वालों के लिए अलग पर्पज होता है। 45 से लेकर 55 वालों के लिए अलग पर्पज होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ देखो, इनके पास में मैक्सिमम खर्चे होते हैं। बच्चों की शादी करनी है, बहनों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। तो इस जगह पर, इस जोन में होता है। जो 60+ है वो सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। उनके पास में फिर एक ही होता है कि वो अपने लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जरिया रखें कि जिससे उन्हें डिविडेंड भी मिले टाइम पर, उनके हाथ की तंगी भी नहीं हो, उनके पास में टाइम टू टाइम अच्छी चीज़ों का पैसा, मनी फ्लो चलता रहे। यदि ज़रूरत हुई तो खर्चेंगे, ऐश करेंगे, नहीं खर्चेंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने बच्चों को स्टॉक्स गिफ्ट करेंगे यदि ज़रूरत हुई तो वो सब चीज़ें एक एज के अकॉर्डिंग चलता है। तो जो एज में कम है वो आने वाले 20 साल के बाद में इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि जो 45 वाला है वो आज नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये जो 20 साल का इसका कैरियर निकलेगा ना 20 साल में, तो जो आज हम जैसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, आज मैं आपको लिख के देता हूँ, SBI म्यूचुअल फंड जो आज 575 पर लॉट होता है, ये लिस्ट हो रहा है, उसे आप 2 साल बाद में देख लेना कहाँ मिलता है। जो आज अच्छी खासी इंडस्ट्री चल रही है, बूम चल रही है, तो आप उनको देखो कि जो चीज़ें आज से 5 साल 10 साल पहले लिस्ट हुई थी, आप अच्छे लेवल पे, आप उनको 10 साल बाद में कैरी करके देखो कहाँ पर है। जो स्टॉक 200 रुपये पर आता था वो 6-6 हज़ार रुपये पे आ गए। तो क्या जो बिलो 30 वाली एज वाले हैं, क्या वो 20 साल बाद में जाएंगे तो वो स्टॉक उनको रिटर्न नहीं देंगे? क्योंकि 30 साल की एज में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो कैपिटल ग्रो कर जाएगा। पर अब कैपिटल में भी एक समस्या, यहाँ ध्यान रखना, यदि आपके पास में 1 CR से कम कैपिटल है, 1 CR से, मैं जो बहुत बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, ये टीवी चैनल्स वालों की तरह बकवासबाजी नहीं है। ये सब चीज़ें एक अच्छी बुक्स पढ़ने से आपको उन तभी मिलेगी, ये बहुत अच्छी चीज़ें, क्योंकि दिन भर जो चीज़ें पढ़ी जाती है वो मैं वही बता सकता हूँ, उसके अलावा नहीं। यदि आपके पास में इंडिया में रह के 1 CR 1 करोड़ का कैपिटल का रेवेन्यू आपके अकाउंट में नहीं है, डीमेट अकाउंट में, तो आपके लिए ट्रेडिंग बेस्ट है। क्या बेस्ट है? ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग। कैसे ट्रेडिंग? कि आज आप किसी स्टॉक को खरीदिए, कोई स्टॉक खरीदो आप। अब आप सेलेक्ट करोगे कौन से स्टॉक को खरीदना है। मान लीजिए आपके पास में, किसी के पास में 5 लाख है, किसी के पास में 10 लाख है, किसी के पास 15 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 15,000 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है अपने अपनी पर्सनल वैल्यू के ऊपर। तो ठीक है, किसी तो स्टॉक यदि 1 करोड़ की लेवल नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट में मत जाओ। आप क्या करो, जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 लाख है, तो आप अच्छे स्टॉक्स को कैलकुलेट करो और स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, ना कि ऑप्शन में जाओ। आप 5 लाख का लेवल में कुछ स्टॉक्स उठाओ जो कि 3 दिन 4 दिन के ऊपर, जब आपको, मैंने कई बार बताया है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, पर आपके पास में 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये ऐसे होने चाहिए जो कि आप उसको हेज कर लो। यदि आप मान लो नीचे चले गए, गलत डायरेक्शन में हो गए, तो ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर दिया जाए या फ्यूचर शॉर्ट कर दिया जाए, तो आपके पास में रिटर्न आने के चांस हो जाते हैं तुरंत ही। तो जब भी आपके पास में कैपिटल कम होता है तो आप उन स्विंग ट्रेडिंग से 2%, 3%, 2.5%, 2%, ये जो कैपिटल ग्रो होता है ना, ये धीरे धीरे 2 साल तक ये कैपिटल दिखेगा नहीं।
कि जो 5 लाख का कैपिटल था वो 6 लाख का बनेगा, 6 से 7 लाख का बनेगा, 7 लाख से 8 लाख का बनेगा, 8 से 12 लाख का बनेगा, 12 लाख से 18 लाख का बनेगा, 18 से 55 लाख का बनेगा। ऐसे बनते बनते जब 1 CR का कैपिटल होगा ना, तब अच्छे से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। कि आपने सोचा कि मैं 1 CR के कैपिटल से मैं कहीं पर डालूं, आपको TCS के शेयर लेने हैं, आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो वो प्रॉफिट 5 लाख के अकॉर्डिंग देगा, लेकिन उस कैपिटल को बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके बड़ा स्केल होगा। और कब होगा? आप छोटे छोटे इस प्रकार के ट्रेड लो। हर दिन आप ऐसे सोचो कि वीक में मेरे को 2 से 2.5% 3% रिटर्न मिल जाता है, मैं निकल जाऊंगा, दूसरे में घुस जाऊंगा। आप अच्छे सेलेक्ट करके रखो सब में। आपको किसी से भी प्यार नहीं करना, आई लव यू नहीं बोलना कोई भी स्टॉक से, लेकिन कैपिटल को ग्रो करो। कैपिटल बड़ा होगा तो फिर आने वाले टाइम में 5 साल 4 साल के अंदर अंदर कैपिटल यदि बड़ा हो गया तो फिर आप बहुत अच्छे लेवल पे बड़े साइज में स्टॉक खरीदो। मैं 5000 इसकी क्वांटिटी लेता हूँ, 25,000 इसकी क्वांटिटी लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ग्रो आया, किसी के पास में 50 लाख है, एक के पास में 15,000 है, तो 15,000 वाले ने क्या किया? ग्रो को खरीदा 110 के रुपए के ऊपर और उसने 150 के ऊपर उसको सेल कर दिया। जिसके पास 50 लाख है उसने भी 110 के ऊपर खरीदा 50 लाख की क्वांटिटी भी, और वो अभी 200 तक बैठा है। तो इसके लिए बैठना पॉसिबल है, लेकिन बेचारे के पास 15,000 वाले के पास में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बैठ गया तो वो 15,000 से 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे चलेगा। लेकिन उसे पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेडिंग के लिए उसके पास में है कि जो 110 वाला 150 हुआ तो वो एक बार एग्जिट मार ले। कब एग्जिट मारना है? जब वो नीचे फॉल में आए अपने 15 मिनट के ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम पे, तब आप उससे मार, फिर आप दूसरे पे घुस जाओ, किसी तीसरे पे घुस जाओ। इससे क्या होगा? आपका जो कैपिटल है वो ग्रो होता रहेगा कंटिन्यू, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। अदरवाइज आप स्टॉक में रुक जाते हो किसी भी पर्टिकुलर। यही कारण होता है कि एक मेन आदमी होता है, उसके पास में बहुत बड़ा जो लंबा सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाता। तो हमने क्या क्या देखा? बहुत अच्छे लेवल पर हमने IT को देखा, हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, हमने फाइनेंस को देखा, हमने रियलिटी को सेक्टर को देखा, हमने पावर सेक्टर को देखा। पावर सेक्टर बुलिश है, रियलिटी बुलिश है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुलिश है, IT बुलिश नहीं है, फाइनेंस बुलिश नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे? बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे, जिसे हम बैंक निफ्टी बोलते हैं। आप लोग भी यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ, सब लोग बैंक निफ्टी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें सर? बैंक निफ्टी, ऐसे ही बैंक निफ्टी को देखो। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? अपने आप में बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, और मेरे हिसाब से ये बुलिश ही है, ऐसा इसको नेगेटिव नहीं मान सकते। अब यदि ये किसी भी कारण से नीचे की तरफ आ जाता है तो इसका ये लेवल लास्ट है 56,105, इससे नीचे जाने के चांस न के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जो ये सस्टेन कर रहा है ना बार बार, तो ये रुकने के चांस होता है। अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा, हिलेगा मिलेगा से देख लो आप। गलती से बोलिंजर बैंड सेट हो गया, यहाँ से हिलेगा मिलेगा अपलोड कर दो और देखो। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हिलेगा मिलेगा के ऊपर ये बुलिश है। क्या है? ये बुलिश है। यहाँ पर बुलिश है तो ठीक है, शांति से बैठो। आपको कंफर्म करना है कि नहीं, और कंफर्म इसकी स्पीड को देखना है। तो आप देखो कि 1 मंथ के ऊपर यदि कोई चीज़ बुलिश रहती है और वो अच्छे लेवल पे इसको टच करके जा रही है, तो ये टच करने वाला जोन होता है ना, ये होता है इन्वेस्टमेंट का जोन, और ये सुपर इन्वेस्टमेंट का जोन होता है यदि ऐसे टच करने वाली जगह पर मिल जाए तो बहुत अच्छे लेवल पे होता है। लेकिन वो कभी कभार आता है ऐसे, और हर कोई आदमी उसको पकड़ नहीं पाता है। तो अब ये क्या होगा? जैसे ही इस रेड लाइन को क्रॉस कर देगा, ये वापस अपने उस बुलिश जोन में चला जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। हो सकता है 60-70,000 के आसपास एक ही बार में भाग जाए, लेकिन कब भागेगा ये तो भगवान जानता है या मार्केट जानता है, न तो मैं जान सकता न आप जान सकते। तो इस प्रकार से आप अपने सेलेक्टेड है जो चीज़ सिनेरियो है उनको निकालना स्टार्ट करो, और जो चीज़ें आपके लिए ट्रेडिंग में है, आप केवल ऑप्शन के पीछे मत भागो कि हम ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं, हमें ऑप्शन में ट्रेडिंग में। अरे ऑप्शन से कुछ नहीं होने वाला। यदि ऑप्शन के बेस्ट चीज़ें आपको नहीं पता है, ऑप्शन के ग्रिक्स नहीं पता, ऑप्शन की स्ट्रेटजी नहीं पता, ऑप्शन की हेजिंग नहीं पता, तो आप मारे जाओगे। और ऑप्शन बाइंग वाले में से 10 में से 8 लोग मारे ही जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हो, कोई और गलत कर रहा है। जो सेलिंग करता है वो हमेशा बचेगा। देखो आज यहाँ सिनेरियो देखो, मार्केट का कल सेंटिमेंट मूड कैसा था? मूड इतना अच्छा था, रात को एक स्टेटमेंट आता है ट्रंप का और इतना नेगेटिव, 600 पॉइंट नीचे आ जाता है माइनस में। अब जिसने यहाँ पर कॉल बाय करके होल्ड कर रखा है उसकी क्या होगी? ऐसी तैसी हो गई पूरे उसके प्रीमियम की। 600 पॉइंट में उसमें थे नहीं, वो सारे के सारे फ्लॉप चले गए।
अब उसने यहाँ पर इसको एग्जिट किया होगा, फिर देखा होगा कि ट्रेंड क्राफ्ट है, नीचे तो मैं पुट खरीदता हूँ, पूरे दिन भर उसने एक ही जगह निकाल दिया। तो उसका जो लेवल होता है ना बायर का, वो लेवल मेंटेन करता है कि आप किस प्रकार से जा रहे हो। लेकिन आपको देखो टेक्निकल एनालिसिस आ रही है तो यहाँ पता लग गया होगा कि ये स्ट्रेंथ है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो मेरे को वेट करना है। यहाँ पर इसने ग्रीन सिग्नल दिया और यहाँ पर इसने ग्रीन सिग्नल दिया अपसाइड के लिए, अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट मिला है, जिसने भी बाइंग करी है तो करी होगी। अब कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर सेल सिग्नल क्रिएट किया तो नहीं किया। अब मेरा काम केवल आपको बेसिक चीज़ें बताना है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए कुछ ऐसे सेक्टर्स की लिस्टें लेकर आने वाला हूं। जैसे कल मेरे पास किसी का कमेंट आया कि आई एम 55 एज प्लस हूं, मुझे इनविट में काम करना है, मुझे इनविट में इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बारे में मैंने इन्वेस्ट की आज कुंडली निकाली, मुझे वहाँ पर बहुत चीज़ें अच्छी मिली, बहुत चीज़ें बुरी भी मिली है। और फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे, सब लोगों ने पागल बना दिया सब लोगों को कि ऐसे हाईवे में इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं भाई रुको, आप मेरा वीडियो देखना कि आपकी आंखें खुल जाएगी कि इनविट के नाम पे कितना बेवकूफ़ बना दिया है। केवल यूट्यूबर्स ने बोगस न्यूज़ पहुंचा के आप लोगों को कि इतना हो जाएगा, हाईवे में टोल आ रहा है, इतना टोल आ रहा है। अरे टोल आ रहा है, जिनके जेब में जा रहा है उनकी जेब में जाएगा, आपकी जेब में नहीं आएगा। मैंने कंपेयर करने की कोशिश करी तो मैं देखता रह गया कि कहाँ स्टॉक जो रिटर्न देता है उसके सामने, कहाँ इनविट, कहाँ गोल्ड का ETF, कहाँ निफ्टी का ETF, इनविट उनके सामने कुछ नहीं लगते हैं। तो लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो 1 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम दो मुझे, अच्छा लंबा वीडियो आएगा 1-1.5 घंटे का। उसमें आप देखो A से लेकर Z तक के सारे इनविट की मैंने वो चीज़ें डाली है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे काम आएगी। यदि आपकी 30 की एज है, 40 की एज है, 45 से बिलो है, तो आप जब भी रिटायर होंगे, चाहे 60 में हो, 70 में हो, कभी कोई काम से रिटायर होंगे, चाहे 55 पे हो, वो सब चीज़ें आपके लिए काम आएगी, बहुत बेहतरीन काम आएगी। नो रिस्क जोन वाला होगा, कोई उसमें रिस्क नहीं है। इस प्रकार की मैंने उन चीज़ों को निकाला है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। इसलिए आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन प्रेस करिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपना वैल्यूएबल कमेंट नीचे जरूर छोड़िए। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कि मैं इसमें क्या सुधार करूं, क्या चीज़ें अच्छी बनाने की कोशिश करूं कि आपके पास एक रिलायबल, जो चीज़ें रिलायबल है वो नॉलेज जाए। मुझे किसी व्यूज़ की नहीं पड़ी है कि मैं केवल अपने व्यूज़ के लिए आपके पास में वीडियो डाल रहा हूँ, नहीं। आप उन चीज़ों को सीख पाओ, आप उन चीज़ों को लर्न कर पाओ, ताकि आप उन चीज़ों को लर्न करोगे तो आप बेसिक चीज़ों से अर्न कर पाओगे। देखो अभी आपके लिए अर्निंग हाई करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं इंडिया रहता था तब मेरे को पता है कि वहाँ चीज़ें सस्ती मिलती थी, पर अब हम लोग इंडिया कभी जाते हैं दुबई से तो हमें ऐसा लगने लग गया कि इन्फ्लेशन की आम आदमी पर मार है वो बहुत तेज़ हो गई है। आपकी इनकम सोर्स कम है, इनकम का सोर्स कम है, लेकिन आपका इन्फ्लेशन है वो वहाँ पर गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है, आपको हाई है, बहुत हाई है। जो चीज़ 100 रुपये में पिछली बार आ रही थी वो 130 रुपये में आ रही है, लेकिन वहाँ पर फिर 18% GST हो रहा है। हर चीज़ के ऊपर GST है आपका 18%। आम आदमी के रुपये जेब में बचता नहीं है पैसा, तो बचता नहीं है तो आपके पास में मल्टीपल सोर्स आपको करना पड़ेगा कि मेरे पास कमाई का जरिया हो। उसमें भी गवर्नमेंट 18% तो लेके जाएगी, छोड़ेगी नहीं आप हमारे पास में, तो फिर कुछ तो होना चाहिए ना। इसलिए नो रिस्क वाली चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, जिसमें ऐसा है कि रिस्क तो होगी हर चीज़ में, लेकिन हमारे पास में उसमें लॉस होने के लिए चीज़ें नहीं हो। लॉस होने वाली चीज़ें, कैपिटल जिस चीज़ से चली जाती है ना, तो कैपिटल से हम कैपिटल बनाते हैं, मनी से मनी बनता है। इसलिए अपने हाथ से कैपिटल मत जाने दो। कम कमा लो, कम पैसा आ जाएगा जेब में, लेकिन कैपिटल को मत जाने देना, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए अपना रिस्क होता है वो पहले से ही डिफाइन होना चाहिए कि मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ इसका, और रिवार्ड कैसा होता है वो भी मेरे को पता होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक बेहतरीन लर्निंग के साथ में। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन प्रेस करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़िए। नमस्कार।